Hello everyone, good morning. In today's video, we are going to discuss about chapter number 3, part 2, the government and law. लास्ट वीडियो में हमने देखा था जब हमने ये चैप्टर चालू किया था फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में और इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में, और हमने ये भी सीखा था कि अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट कैसे वर्क डिवीज़न करती है, जिसमें हमने नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के बारे में बात की थी, स्टेट लेवल और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात की थी। अब आज के वीडियो में हमें जो बात करनी है वो है, मेन जो टॉपिक है इस वीडियो का आज का, वो है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बारे में हमें डिटेल्स में बात करनी है, पर उससे पहले एज यूजुअल विच आई ऑलवेज टेल्स यू दैट लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 3, गवर्नमेंट एंड लॉ, जीएससीबी बोर्ड, पार्ट 2। तो लॉ एंड गवर्नमेंट, इसका रिलेशन क्या है और वो हमें किस लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉज एंड दे मस्ट बी ओबेड बाय ऑल सिटीजन्स। गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है और वो लॉज को जितने भी सिटीजन्स है उनको फॉलो करना है। लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जांपल आप क्लास में देख लो आपके, कि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा कि कोई किसी को मार देगा, कोई किसी की चीज़ ले लेगा, कोई किसी को परेशान करेगा। अब जिसको पढ़ना है उसकी पढ़ाई बिगड़ेगी। तो यहाँ पे डिसिप्लिन के लिए लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। तो हमारे स्कूल्स के लॉज है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, जैसे कि आपको लाइन में ही वॉक करना है, हैंड्स बैक होने चाहिए, जब क्लास में टीचर्स नहीं होते तो मॉनिटर्स आर मेंटेनिंग क्लास। तो ये रूल्स और रेगुलेशंस क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आपको कोई भी वर्क प्रॉपरली करना है, कोई भी फंक्शनिंग प्रॉपरली करना है, सो यू शुड फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन एनी हाउ। अगर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा। अब आप देख लो, क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट में रूल्स है, कैसे आउट होते हैं, किसको 6 बोलते हैं, किसको 4 बोलते हैं। आप फुटबॉल खेल रहे हो या आप कैरम खेल रहे हो या आप चेस खेल रहे हो, आप जितनी भी गेम्स खेलते हो उसके अंदर रूल्स आप बनाते हो। तो ये रूल्स क्यों बनता है? क्योंकि वो गेम को आप प्रॉपरली खेल सको। वैसे ही इतनी बड़ी कंट्री है, अभी ये कंट्री को बराबर फंक्शनिंग करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं होंगे, उसका फॉलोअप प्रॉपर नहीं होगा, अगर लोग उसको मानेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? तो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम आएगा और जिसकी मिस्टेक है उसके बदले किसी और को परेशानी होगी। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, नए लॉज बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सब काम किसका है? गवर्नमेंट का है। द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंट लॉज। तो गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो लॉज बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि यू मस्ट हैव अ टिकट वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो आपके पास टिकट होना चाहिए। इफ़ यू आर कॉट ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट यू हैव टू इधर पे अ पेनल्टी और गो टू जेल। अब लॉ एंड ऑर्डर है तो ये पॉसिबल है कि जिसके पास टिकट नहीं है उसको हम पेनल्टी उसको भरनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। पर ये अगर ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो तो फिर क्या होगा? तो फंक्शनिंग बराबर होगा, जो जो टिकट लेके जा रहे हैं उसको परेशानी होगी। तो लॉ एंड ऑर्डर सबको फॉलो करना है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। तो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इट इज़ अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव रिस्पेक्ट टू द लॉ ऑफ द कंट्री। अब आप देखो कि अमेरिका इतना डेवलप नेशन है, क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लोग, जो भी सिटीजन्स है, वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब हमारे यहाँ पे कितना प्रॉब्लम्स है। अब ट्रैफिक का ही देख लो कि रेड सिग्नल होगा, अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो हमारे व्हीकल रुकते नहीं हैं। ज़िब्रा क्रॉसिंग के ऊपर हम आके हमारी बाइक या कार को स्टॉप करते हैं, हेलमेट्स नहीं पहनते, सीट बेल्ट्स नहीं बांधते, चालू बाइक चालू कार पे मोबाइल से बातें करते हैं।
सो अगर हम ही इसको फॉलो नहीं करेंगे, इफ़ वी आर नॉट फॉलोइंग अवर लॉ एंड ऑर्डर, तो फिर ये कंट्री कैसे नंबर 1 कंट्री बनेगा? So it is our moral responsibility to follow all the laws, and as well as we should pay attention to other ones, those who are not following law and order. तो जो नहीं फॉलो करते हैं हमें उनके पास भी फॉलो करवाना है और हमें खुद भी फॉलो करना है. Even though the government may work lawfully, in case citizens feel that laws are not being executed properly, they have the right to raise their voice or even go to court. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट्स भी दिया है कि अगर गवर्नमेंट ने जो लॉ एंड लॉ बनाया वो बराबर नहीं है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो हम उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट के सामने बोल सकते हैं. वी गो टू द कोर्ट, वहाँ पे हम हमारा जो केस है वो फाइल अप करवा सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है हम उनको बता सकते हैं. द कोर्ट कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स. अगर जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट गवर्नमेंट को बताएगी कि जो आपने लॉ बनाया है उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं हो रहा है या उसमें क्या कमी है. पर ये कब हमें पता चलेगा? जब हम लॉ को जानते हो तब हमें पता हो कि कौन सी मिस्टेक के लिए कौन सी पेनल्टी भरनी पड़ती है, विच आर अवर राइट्स एंड विच आर अवर ड्यूटीज़. जब हम इसके बारे में अवेयर हो तब हमें ये सब पता चलेगा. और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन. अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा तो उसको ये सब पता चलेगा. अगर अनएजुकेटेड है तो उसको कोई बात का पता नहीं चलेगा. तो यहाँ आप स्क्रीन के ऊपर देखो कि लॉज और रूल्स की क्यों ज़रूरत है. तो टू रेगुलेट अवर सोसाइटी, अगर लॉ एंड ऑर्डर रहेगा तो सोसाइटी में आप सेफली रह सकते हो. टू प्रोटेक्ट अस एंड आवर प्रॉपर्टी, अगर कोई भी हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान करता है तो हम उसके अगेंस्ट में पुलिस के पास जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं. इफ़ एंश्योर to ensure everyone in our country community behaves the way society accepts expects. जैसे ही लॉ और रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हमारी कम्युनिटी जो भी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लैंग्वेज है, तो वो जो पर्टिकुलर सोसाइटी जो हमसे चाहती है उस हिसाब से हम बिहेव करें, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर चाहिए. टू टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए चाहिए, हमारी हेल्थ को बचाने के लिए चाहिए, हमारी प्राइवेसी को बचाने के लिए चाहिए, हमारे बिजनेस को बचाने के लिए चाहिए. तो ये सब जो भी बातें हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज और रूल्स की ज़रूरत पड़ती है. अगर ये लॉज कंट्री में नहीं रहेंगे तो वो कंट्री नहीं रहेगा, वो एक एनिमल किंगडम जैसा बन जाएगा, जहाँ पे पावरफुल है वो जो वीकर है उसको हैरेस करेगा, उसको मारेगा, उसको परेशान करेगा. तो वी आर लिविंग इन सोशल सोसाइटी, हम एक सोशल लाइफ जी रहे हैं. यहाँ पे सोशल लाइफ जीने के लिए रूल्स और रेगुलेशन होने ही चाहिए. रूल्स और रेगुलेशन के बिना ऐसी सोशल लाइफ पॉसिबल नहीं है. तो इफ़ वी वांट a strong country, healthy country, powerful country, then we must follow all the laws and all the rules. अगर हम सब रूल्स और लॉज को फॉलो करेंगे तो हम हमारी कंट्री को नंबर 1 बना सकते हैं. वैसे ही आपके लिए काम क्या है कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वो स्कूल के जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है वो आप फॉलो करो. अगर सब स्टूडेंट्स रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो वो स्कूल अपने आप नंबर 1 बन जाएगा. तो कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन को अगर आपको नंबर 1 बनाना है देन यू मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन. तो गवर्नमेंट का काम है लॉ बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें चेंज करना, जो उसको फॉलो नहीं करता है उसको पनिशमेंट देना. अब हम देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? तो मेनली गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, जहाँ पे आपको अगर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा क्लियरली. एक है एग्जीक्यूटिव, फिर सेकंड है लेजिस्लेचर एंड थर्ड है जुडिशरी. ये तीनों अलग अलग काम है, ये तीन अलग अलग तरीके से काम करते हैं. ये तीनों को मिला के बनता है हमारा पार्लियामेंट, इसमें प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व है. तो देखते हैं कि हम ये क्या काम करते हैं. तो यू मस्ट हैव रियलाइज दैट द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री इज़ नोन एज अ गवर्नमेंट. तो ये है डेफिनेशन गवर्नमेंट की.
और ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपको 5 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है एग्जाम में. Therefore, the government is an essential organ of a nation and has to perform various function. तो गवर्नमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है कंट्री का और उसको अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं. द गवर्नमेंट फ्रेम्स एक्ट्स एंड लॉज एंड एंश्योर्स देयर प्रॉपर एग्जीक्यूशन. गवर्नमेंट अलग अलग लॉज बनाते हैं, एक्ट्स बनाते हैं और वो प्रॉपर फंक्शन हुए, एग्जीक्यूट हुए कि नहीं वो देखते हैं. इट सीज टू इट दैट द law is suitable, interpreted and implemented and also ensures that justice is done. तो गवर्नमेंट का मेन काम यही है कि जो भी लॉ बने हैं, जो भी एक्ट बने हैं, वो इम्प्लीमेंट बराबर हुए कि नहीं, उसका जो मीनिंग होता है वो बराबर हुआ कि नहीं, और उससे जस्टिस बराबर मिलेगा कि नहीं, वो देखने का काम भी गवर्नमेंट का है. The three arms of the government are to legislate, to execute and to impart justice. तो ये 3 उसके आर्म है, ये पूरी जो प्रोसेस है उसको चलाने के लिए. एक तो है लेजिस्लेट करना, उसको एग्जीक्यूट करना और जस्टिस करना. द आर्म दैट फ्रेम्स द लॉज इज नोन एज द लेजिस्लेचर. तो जो आर्म, जो ऑर्गन, ये जो लॉज बनाते हैं वो है ये लेजिस्लेचर. इट इज़ comprises of हाउसेस, 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. जो हमारी लोकसभा है और राज्यसभा है वहाँ पे ये लॉज बनते हैं. और स्टेट लेवल पर अगर हम देखने जाए तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ये वो काम करते हैं. एंड दैट विच एग्जीक्यूट्स द लॉ इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव. और जो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एग्जीक्यूटिव, ये है लेजिस्लेचर जहाँ पे आपको पार्लियामेंट दिख रहा है, यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव है. द आर्म विच वर्क्स टूवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड द जुडिशरी. अब ये जो यहाँ से लॉ बना, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, अब जो उसको फॉलो नहीं किया उसको पनिशमेंट देगा, ये जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर्स. जो उसको फॉलो नहीं करेगा उसके अगेंस्ट ये जुडिशरी एक्शंस लेगी. तो ये हैं 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड में आपको ये टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, पूरा चैप्टर ही है इसके ऊपर. तो हमें ये ऑर्गन्स की ज़रूरत क्यों है? तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री मेड अप ऑफ अ यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट. अलग अलग स्टेट मिला के एक बड़ी कंट्री बनती है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड इंडिया इनटू अ यूनियन ऑफ स्टेट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया है, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी कंट्री को फंक्शन करना है तो कैसे करेंगे? तो एक सेंट्रलाइज पावर होगा, एक ही जगह से वो उसको ऑपरेट करेंगे तो नहीं होगा. इसलिए the division of power is very necessary, and that is why our constitution declare our country as the union of states. Thus India is federal state. तो फेडरल यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है. तो फेडरल क्यों ये वर्ड यूज़ हुआ है? तो इसलिए कि हमारे पास 2 अलग अलग गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है. तो दिस इज़ द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम. फेडरल सिस्टम में ऐसा 2 अलग अलग गवर्नमेंट होती है. जो फेडरल सिस्टम के बारे में आप जब 8th में आओगे तब आपको पूरे डिटेल्स में इसको पढ़ना पड़ेगा. तो यहाँ फेडरल स्टेट हमने इंडिया को डिक्लेयर किया. क्यों? दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस एट 2 लेवल्स, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल. 2 लेवल की गवर्नमेंट है. सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर. द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. जो नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट. इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री. अब ये जो गवर्नमेंट है उसका काम क्या है कि पूरी कंट्री का उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है. इसके लिए उनके पास पावर भी ज़्यादा है, उनके पास सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा है, अथॉरिटी भी ज़्यादा है, मोर देन स्टेट लेवल गवर्नमेंट. क्योंकि फॉर एग्जांपल हम गुजरात को ले लेते तो गुजरात गवर्नमेंट की अथॉरिटी में गुजरात रीजन ही आएगा, उसके रिगार्डिंग ही वो डिसीजन ले सकते हैं. पर जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट, उसके अंडर में पूरी कंट्री आती है, इसलिए उनके पास ज़्यादा पावर होना चाहिए. द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट. वी विल स्टडी मोर अबाउट द ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हियर. द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन इंडियन स्टेट में हैव 1 or 2 हाउसेज. तो हमारी जो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसके पास 2 हाउसेज होते हैं.
जैसे नेशनल लेवल पर 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस एंड लोकसभा इज कॉल्ड लोअर हाउस। वैसे ही यहाँ स्टेट लेवल पे भी 2 हाउसेस होते हैं, जिसमें जो लोअर हाउस होता है उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो अपर हाउस होता है उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे ये देखना है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी स्टेट टू मेंटेन बोथ द हाउसेस। ऐसा हर एक स्टेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों हाउसेस रखे। हाँ, नेशनल लेवल पर इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन बोथ द हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। पर स्टेट लेवल पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोअर हाउस इज़ मोस्ट पावरफुल हाउस इन बोथ द हाउस, क्योंकि लोकसभा आप देखो उसके वर्ड में ही है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे सब पावर सिटीजन्स के हाथ में, सिटीजन्स को लोग भी बोलते हैं, और जो लोगों से बनी सभा होती है उसको लोकसभा बोलते हैं, इसलिए उसके पास ज़्यादा पावर होता है। इसलिए द पर्सन हु इज़ विनिंग मैक्सिमम सीट इन लोकसभा दे फॉर्म देयर गवर्नमेंट। जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ही बिलोंग्स टू बीजेपी। और वैसे ही स्टेट लेवल पर जो 2 हाउस होते हैं उसमें से लोअर हाउस जो है, जो लोगों से बनता है, वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हाउस। अब वो हाउस है तो काउंसिल रखना है कि नहीं रखना है वो स्टेट डिसाइड करेगा। अगर किसी स्टेट को लगता है कि नहीं हमारा काम खाली लेजिस्लेटिव असेंबली से हो जाएगा तो उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं रखेंगे। जैसे हमारा गुजरात, तो गुजरात में वी आर हैविंग ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है वो गांधीनगर में, जिसको हम विट्ठल भाई पटेल विधानसभा गृह के नाम से भी जानते हैं। पर यूपी में आप जाओगे तो वहाँ पे दोनों हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड है कि उनको कितने हाउस रखने हैं। पर नेशनल लेवल के ऊपर ये जो 2 हाउस है वो नेसेसरी है। द गवर्नर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे प्रेसिडेंट कंट्री का पार्ट है, एज अ पार्लियामेंट के पार्ट है, वैसे स्टेट लेवल पर गवर्नर इज द पार्ट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ ओनली द लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। मोस्ट ऑफ द स्टेट डू नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ज़्यादातर जितने भी स्टेट हैं उनके पास एक ही हाउस है, 2 हाउसेस नहीं है। मोस्टली सबके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। अब गवर्नमेंट स्टेट लेवल, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये पूरा चार्ट है उसका, कि यहाँ पे भी सेम होता है, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। लेजिस्लेटिव बॉडी में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं जो क्या काम करते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला, ये 2 हाउस हैं, तो ये क्या काम करते हैं, लॉज बनाने का काम करते हैं। फिर उसके बाद है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या काम करती है, तो ये जो लॉज है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। और जुडिशरी है, जुडिशरी क्या काम करती है कि जो इस लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको पनिश करने का काम करती है। तो यहाँ स्टेट लेवल पर जुडिशरी में सबसे टॉप पे है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो होती है वो सबसे टॉप पे होती है। और नेशनल लेवल पर अगर देखने जाओगे तो यहाँ पे हो जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, और हाई कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ द स्टेट। फिर उसके नीचे सब ऑर्डिनेंट कोर्ट्स है, सेशन कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, विलेज पंचायत है, लोक अदालत है, ये सब आता है जो इसके अंदर लिखा है। ये जो भी पूरा चार्ट है वो आपके एक्चुअली में टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत कम डिटेल में है, पर यहाँ पे मैंने पूरा उसको डिटेल में आपको दिया है जिससे आप ये समझ सको। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है कि स्टेट का जो फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर रखना, वो काम स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट लेवल पे कौन से लॉस चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, एजुकेशन के रिलेटेड वो डिसीज़न ले सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिसीज़न ले सकते हैं, स्टेट लेवल के टैक्सेस वो डिसाइड करते हैं, एंटरटेनमेंट के टैक्सेस वो डिसाइड करते हैं। तो ये सब अथॉरिटी किसके पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होती है, उसके अंदर अलग अलग तालुकाज होते हैं, फिर सब ग्राम पंचायत होती है, और इस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। नेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर होते हैं, एंड द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। तो 7th स्टैंडर्ड के सिलेबस के हिसाब से इतनी डिटेल्स आपके पास है। ये आपको टेक्स्ट बुक में से भी एक बार पढ़ना है। यहाँ पे आप देखो थिंग्स टू नो है, तो ये देखिए कि हमारा इम्पोर्टेंस कितना है, हमारे ऊपर ये टिकी है और गवर्नमेंट की वजह से हम है। अगर यहाँ से गवर्नमेंट गिर जाएगी तो हमको लॉस होगा, और यहाँ से हम एक एक करके निकल जाएंगे तो ये गवर्नमेंट को लॉस होगा। इसलिए वी आर द टू साइड ऑफ अ सेम कॉइन। एक कॉइन की दो साइड है, हम और गवर्नमेंट, सिटीजन एंड गवर्नमेंट। तो हम दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इक्वल है। अब थिंग्स टू नो में आप देख लो कि बिफोर अ बिल बिकम्स अ लॉ इन अंडर गोज 3 रीडिंग। तो कोई भी बिल, यानी बिल मीन्स प्रपोजल होती है, जो लॉ बनने से पहले की जो प्रोसीजर होती है वो। तो कोई भी बिल लॉ बनने से पहले 3 बार रीड होता है। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, ये 3 बार दोनों हाउसेस में रीड होता है, लोकसभा और राज्यसभा में। और स्टेट लेवल पर देखने जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इफ़ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ अवेलेबल देन ओनली, अगर नहीं है तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में ही वो 3 टाइम्स रीड होगा। उसके बाद मेजोरिटी हुई तो वो लॉ अपने आप गवर्नर की साइन के बाद, जो जो बिल है वो गवर्नर की साइन के बाद लॉ बन जाता है। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, तो डिस्कशंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स अंडरलेइंग द बिल जो बिल है उसके जो प्रिंसिपल्स है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में रीडिंग होती है। सेकंड रीडिंग में मिनट एंड सीरियस डिस्कशन, उसके अंदर जो मैटर है, जैसे आपका चैप्टर है तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो मेन टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे वीडियो में आप देखते हो कि फर्स्ट जो स्लाइड होती है उसके अंदर चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक टॉपिक को अलग से इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही बिल में भी होता है कि इंडिविजुअली डिस्कस होता है। और थर्ड रीडिंग में एक्ट वाइज डिस्कशन, फिर उसके रिगार्डिंग जो भी उसके अंदर चेंज करना है उसके लिए वो डिस्कस होता है, जो बोला जाता है थर्ड रीडिंग। तो इस तरह से 3 रीडिंग के बाद अगर मेजोरिटी मिलती है तो वो बिल गवर्नर को सेंड किया जाता है। अगर वो साइन कर देते हैं तो वो अपने आप क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। वैसे ही नेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट के साइन से वो लॉ बनता है। टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। तो आप जब 25 ईयर्स के हो जाओगे तो उसके बाद आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। अगर आप जीत जाते हो तो आप एमएलए कहे जाओगे, मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसके लिए मिनिमम 25 ईयर्स की एज आपकी चाहिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट नॉट एक्सीड 500 एंड नॉट बी लेस देन 60। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है वो 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है और कहीं पे भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो वहाँ पे भी ये आ सकता है। एंड द गवर्नर इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ स्टेट। जैसे प्रेसिडेंट को बोला जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, वैसे गवर्नर को बोला जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट। ही सी इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट रन्स इन हिज हर नेम। सब जगह पे उनकी साइन चाहिए, नेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट की साइन चाहिए, उनके बिना कोई काम नहीं होता है। ही सी फंक्शंस एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। स्टेट लेवल पर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसकी सब इंफॉर्मेशन वो प्रेसिडेंट को देते हैं और इस हिसाब से ये पूरी सिस्टम चलती है। अब जब प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री हुए, गवर्नर इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेट हुए, तो आपको ये बताना है हु इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिटी। सिटी के जो फर्स्ट पर्सन हैं वो क्या कहलाएंगे, ये आपको मुझे कमेंट में आंसर करना है। अब इसके बाद जो है वो ये एक्सरसाइज है जो आपको फॉलो करनी है। बाकी जो डिटेल्स है गवर्नमेंट के बारे में वो आपको हायर स्टैंडर्ड में पूरा डिटेल में पढ़ने में आएगा। सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे प्राइम मिनिस्टर फंक्शन करते हैं, कैसे प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। अब ये चैप्टर में आपको क्या सीखना है कि आपको इंटरनेट के ऊपर से पूरे सब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली के मिनिमम मेंबर, इलेक्शन कैसे होते हैं, ये सब डिटेल्स आपको नेट के ऊपर से चेक करके उसको
कोई नोटबुक में आपको लिख के रखना है, उसको रिफ़र करना है, क्योंकि ये नाम हमें पता होने चाहिए कि हमारे गवर्नर कौन है हमारे स्टेट के, हमारा स्टेट कितना बड़ा है, उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितनी ग्राम पंचायत है, ये सब जनरल नॉलेज की बातें हैं। अगर आपको फ्यूचर में IAS IPS ऑफिसर बनना है तो आपको ये सब याद अभी से रखना पड़ेगा, इसकी हैबिट अभी से आपको डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था दैट इफ़ यू आर हैविंग मनी एंड इफ़ यू आर हैविंग पावर, व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? सो पावर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अकबर और बीरबल का मैंने आपको बोला था दैट बीरबल वॉज वाइज पर्सन बट अकबर वॉज एम्परर, सो ही हैड मोर पावर देन बीरबल। तो आपको ये डिसाइड करना है कि फ्यूचर में आपको पावरफुल बनना है या नहीं बनना है। अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको गवर्नमेंट में आना ही पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट में आप आते हो सो यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन एंड यू हेल्प टू योर नेशन। अभी हम बैठ के सोचते हैं कि हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए, तो बैठ के सोचने से कंट्री वैसा नहीं बनेगा। उसको प्रैक्टिकली हमें हमारी सोच को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब हम खुद गवर्नमेंट के पार्ट हो। तो अभी से एक नया ड्रीम बनाओ, अपना नया गोल बनाओ कि बड़े हो के आप इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनोगे, या तो अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनोगे, या तो फिर कमिश्नर बनोगे या कलेक्टर बनोगे। पर उसके लिए जनरल नॉलेज होना ही चाहिए, रीडिंग होना चाहिए, एक्स्ट्रा बुक्स रीड करो। नेट के ऊपर अभी बहुत कुछ अवेलेबल है। एक एप्लीकेशन आती है प्रतिलिपि, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स है, जनरल नॉलेज की बहुत सारी बुक्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, करंट अफेयर्स है। तो ये अगर आप कलेक्शन अपने पास रखोगे देन यू बिकम अ वाइज प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और जो वाइज होगा वही डेवलपमेंट स्पीड से कर सकता है। अगर इंडिया को नंबर 1 बनाना है देन यू मस्ट हैव टू डेवलप योर सेल्फ। आपको अपने आप को वो लायक बनाना ही पड़ेगा जिससे आप इंडिया को हेल्प कर सको। तो ये है इस चैप्टर की डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस एक हिस्ट्री के चैप्टर की बात करेंगे, राजपूत एज की, कि जब राजपूत रूल हमारे इंडिया में था तब कैसा डेवलपमेंट हुआ, कैसा कंस्ट्रक्शन वर्क था, लिटरेसी कैसी थी, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, कौन सी अलग अलग रूलर्स थे, डायनेस्टीज़ हमारे यहाँ थी, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और ये वीडियो आपको एटलीस्ट वीकली 2-3 टाइम्स देखना ही पड़ेगा, तब आपको ये सब डिटेल्स आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी। और ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हो सके उतने आपके फ्रेंड्स को भी बताना है, और कमेंट तो डेफिनेटली आपको करना ही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।